इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी में गुजराती फार्मूला। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश के चुनाव एकदम निकट हैं, सन्निकट हैं। 2022 के शुरुआत में यानी कि फरवरी में, मार्च में जो आप वोट डाल रहे होंगे, और ऐसे में चुनावी रणनीति बनाने का काम लगातार चल रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम भी जारी है। अब नड्डा भी उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। 7 और 8 अगस्त को नड्डा उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 1 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा 3 दिन से यूपी के सांसदों की बैठक दिल्ली में चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं और प्रदेश के बड़े नेता भी उसमें शामिल हो रहे हैं। इन सबसे इतर उत्तर प्रदेश में जीत का फार्मूला ढूंढने के लिए गुजरात का फार्मूला अपनाने की बात की गई है। अब सवाल ये उठता कि आखिर गुजरात का ये फार्मूला है क्या? गुजरात का फार्मूला सिंपल सा है कि कम से कम 30 से 35% लोगों के टिकट काटिए, जिससे कि जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो दूर हो जाएगी, और फिर उसके बाद में नए चेहरों को के साथ मैदान में उतरिए। लोगों में संदेश जाएगा कि ये चेहरे हैं, ये हमारे लिए जरूर कुछ करेंगे, पिछली बार जो कमियां रह गई थी उनको ये दूर करेंगे। लेकिन सवाल क्या ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला अपनाने से काम चलेगा? क्योंकि गुजरात, हालांकि गुजरात में ये फार्मूला लंबा चला है और पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की माफ करिएगा, गुजरात में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला चलेगा? 40% विधायकों के टिकट काटे जाने की बात की जा रही है, या इसको उल्टा करें तो 40% विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में क्या ये फार्मूला यहाँ चलेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था, यानी कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनसे मुकाबला है। और क्या अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो क्षेत्रीय दल हैं, जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जीत हासिल नहीं हुई है, फिर वो चाहे दिल्ली हो या फिर कोलकाता हो। इसके अलावा भी कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी कि क्या फार्मूला है गुजरात का, कैसे सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या इस फार्मूले से जीत पाएगी भाजपा। चर्चा करेंगे। छोटे से एक पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भाजपा उत्तर प्रदेश में भी गुजरात फार्मूला अपनाकर विजय पताका फहराना चाहती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये गुजरात फार्मूला क्या है? दरअसल बीजेपी हर चुनाव में करीब 30 से 35% विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाती है। ये फार्मूला अब तक सुपरहिट रहा है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया था। देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ विकास कार्य को ही प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो यहाँ पे हमारी वही कोशिश रहती है कि हम विकास को प्राथमिकता दी जाए, ताकि यहाँ पे जनता के बीच में हम बने रहें और आगे आने वाले समय में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं। देखिए, चर्चा ये है कि जैसा गुजरात में करते आए, वहाँ के जनसंघ पार्टी के चाहे केशु भाई को कांग्रेस से तोड़ करके उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री जनता दल के साथ बनाया। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल ने, केशु भाई रहे, कांग्रेस के प्रतिष्ठित थे। उसके बाद जब प्रादुर्भाव हुआ हमारे नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी का गुजरात में, तो उन्होंने एक गुजरात मॉडल शुरू किया। गुजरात मॉडल उन्होंने शुरू किया जब जब चुनाव हुए। देखिए, 1995 से ये वहाँ हैं गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब भी चुनाव होता था तो वो 35% अपने निर्वाचित विधायकों के टिकट काट देते थे, 30-35%।
2014 में भाजपा के पास करीब 350 सांसद थे। मोदी ने करीब 75 सांसदों के टिकट काट दिए। 5 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए थे और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं को 75 से ज्यादा की उम्र का हवाला देकर टिकट से वंचित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मोदी ने केंद्र में दोबारा बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। यही कारण है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में भी गुजराती फार्मूला लागू करना चाहती है। पहले ही तय हो गया है कि करीब 40% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि सर्वे में इन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यूपी में भी हिट होगा गुजराती फार्मूला? गुजरात 4 करोड़ का प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ का है। दूसरा, गुजरात में भाजपा की सीधी लड़ाई कांग्रेस में थी, जहां न उसका कोई संगठन था और न कोई सेकेंड लाइन का बड़ा नेता। यूपी में भी 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टी सपा और बसपा मौजूद है। यहाँ भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि सपा और बसपा से है। उठता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है और यही कारण है 4.5 साल में योगी शासन ने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया। बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। योगी सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि है तो जनता के सामने रखी। आज भी युवाओं पर लाठी पड़ रही तो सवाल इस बात का है, आरएसएस से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक अब भारतीय जनता पार्टी में बौखला है। राज्यों में हुए चुनाव पर नजर डाले तो भाजपा को क्षेत्रीय पार्टियों से मुंह की खानी पड़ी है, फिर चाहे वह दिल्ली हो या बंगाल। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन क्षेत्रीय दलों के रहते भाजपा का गुजरात फार्मूला क्या हिट हो पाएगा? स्पेशल लिस्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो गुजराती फार्मूला है वो लागू करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करा पाएगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में अजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे आशुतोष जी का। आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश में गुजराती फार्मूला लागू होगा, क्या लगता है आपको यहाँ सफलता मिलेगी गुजराती फार्मूले की? भारतीय राजनीति में कई फॉर्मूले कई लोग लागू करते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश या जनता जब फॉर्मूला लागू करती है तो इस तरह के सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले मैं बोल दूं 1-1.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की उठापटक चली है और खासकर पिछले 3-4 महीने में कुछ ज्यादा ही चली है, उसकी बेचैनी का कारण भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का नेतृत्व और दिल्ली दरबार, इन तीनों को समझ में आ गया है कि परेशानियां बहुत बड़ी लेवल पे हैं। और आंतरिक बातें ये तक आ रही हैं कि एक आंतरिक सर्वे ये बता रहा है कि अगर चुनाव आज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 से भी कम सीटों के नीचे सिकुड़ के रह जाएगी। अगर 5 साल 325 विधायकों के साथ में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी 4 साल में औंधे मुंह गिर रही है तो इसका कारण है कि इनके जो भी फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं पिछले 5 साल में ये देश की जनता, प्रदेश की जनता उससे त्रस्त है और उसने रिजेक्ट कर दिया है। मैं ये नहीं कर सकता कि 2022 में वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी को देगी, कहां पे हम लाएंगे, लेकिन ये जरूर मान चुकी है सब उत्तर प्रदेश की जनता, ये 24 करोड़ की जनता, कि अब हम इस बहकावे में नहीं आएंगे और शायद नया मैंडेट नई तरीके से चलने के लिए वो तैयार है और उसने अपना रुख बना लिया है। तो अब फॉर्मूले चाहे गुजरात का लेके आए, चाहे ये फॉर्मूले जो है दिल्ली का लेके आए या कहीं का भी लेके आए, आपकी पहली ही बात में हमको लगा था कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां पे लोगों के मुद्दे मजबूत रहते हैं, वहां पे इस तरीके की छद्म राजनीति का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता मान चुके हैं जी। और उसके नेता अजय जी क्या कहेंगे आप? लंबा अनुभव है राजनीति का आपको, क्या हिट होगा गुजराती फार्मूला उत्तर प्रदेश में? फार्मूला क्या है ये तो आपने खुद ही बताया कि हर बार वो चुनाव में वहां 30% 35% सिटिंग विधायकों के टिकट काट देते हैं, तो इससे जो उन विधायकों की एंटी कंपल्सी है वो उसको लोग भूल जाते हैं। लेकिन गुजरात अलग है, उत्तर प्रदेश अलग, दोनों की परिस्थितियां अलग। मुझे याद है 1990 में
जब वहां कांग्रेस और केशुभाई पटेल इनका चुनाव हुआ आपस में, तो केशुभाई पटेल की राजनीति करके वहां विजयी हुए थे। और उन्हीं के साथ केशुभाई पटेल और चिमन भाई पटेल, ये दोनों लोग मिल करके उन्होंने सरकार बनाई थी 1990 में। उसके बाद क्या हुआ, चिमन भाई अलग हो गए, केशुभाई को किनारे कर दिया गया। 2001 में मोदी जी गुजरात में आए, तो मोदी जी ने यह फार्मूला लागू किया कि बदलते रहो। लेकिन उत्तर प्रदेश, वहां देखिए कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी। यहाँ क्षेत्रीय दल है, और उत्तर प्रदेश का एक और इतिहास रहा 1989 के बाद से। 1989 में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस को हटा करके नारायण दत्त तिवारी गए और वो बने। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा मुलायम सिंह की जगह कल्याण सिंह आ गए, कल्याण सिंह हटे मायावती आ गई, मायावती हटे मुलायम आ गए, मुलायम हटे फिर अखिलेश, मायावती आई और अखिलेश आए। तो यहाँ मतलब उल्टी पलटी रोटी हमेशा से होती। और 1989 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि दोबारा उसकी सरकार बनी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कौन सा फार्मूला लाएंगे? मैं तो कहता हूँ एक ही फार्मूला है भाजपा के पास, हिंदू और मुस्लिम कराने का, वही कराएंगे। वही उनके लिए सबसे बड़ी दाना रोटी खाना जो भी है वो कहते हैं। तो लेकिन क्या लगता है गुजराती फार्मूले में ये भी फार्मूला था क्या? अजय जी आएंगे आपके पास में, आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, जो गुजराती फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि करीब 35% से 40% लोगों के टिकट काट दिए जाते हैं। इससे जो सरकार के प्रति नाराजगी होती है वो नाराजगी दूर हो जाती है। बात की, और मैं इस पे आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा और इसमें अजय कुमार जी की भी टिप्पणी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से इतने भारी मैंडेट के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, उसके बाद ये पहली ऐसी सरकार रही है, और मुझे लगता है कि इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी पहली सरकार रही है जिसके खुद के चुने हुए, उसके सिंबल पे जीते हुए माननीय 150 विधायक धरने में विधानसभा के खिलाफ किसी एक व्यक्ति के खिलाफ बैठे हुए। मुझे अपने जो है ध्यान में नहीं आ रहा है कि ऐसा कभी हुआ है। तो इसका मतलब, और उसके बाद पिछले 4 सालों में आपने यदा कदा लगभग हर मंडल से उत्तर प्रदेश में एक विधायक की नाराजगी खुले मंच पे देखी है, जिसने ये कहा कि इस एक विधायक या मेरी औकात एक इंस्पेक्टर को चेंज करने की नहीं है, एक मोटरसाइकिल छुड़ाने की नहीं है। जी आशुतोष जी, यही तो कारण है कि ये जो तथाकथित विधायक हैं जो सरकार के कामकाज पर उंगलियां उठाते रहते हैं, इन्हीं को तो बाहर किया जाएगा जिससे कि अपनी छवि को साफ सुथरी किया जा सके। प्रदीप जी, तो जब एक स्थानीय विधायक इस बात को सोशल प्लेटफॉर्म में, सामाजिक प्लेटफॉर्म में, ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा है कि मैं एक अपनी मोटरसाइकिल भी अपने कार्यकर्ता की नहीं छुड़वा सकता, तो काहे का विधायक? तो इसका मतलब उसने ये सिद्ध कर दिया कि मैं जनता के साथ में खड़ा हूं, टेबल के इस तरफ, और जनता के उस तरफ जो बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं वो महंत जी बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। तो पहली बार जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही है वो विधायक के खिलाफ नहीं हो रही है, वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ हो रही है, वो तानाशाह सरकार के ऊपर आ रही है, वो ऐसी सरकार के ऊपर आ रही है जो ये नहीं बताती कि आपको मैंने क्यों अरेस्ट किया, सीधे एनएसए लगाती है। वो पहली बार ऐसे लोगों पर आ रही है। आशुतोष जी, ये सब ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम सवाल ये कर रहे हैं। इसीलिए तो ये जो सारे विधायक हैं जो यदा कदा बीच बीच में सरकार, अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, तो उनके टिकट काटे जा रहे हैं ना। उनको जब विधायक का टिकट काटते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिटिंग विधायक का जब विकेट काटते हैं तो उसकी अपनी एक नाराजगी दिखाई पड़ेगी। उसकी नाराजगी दिखाई पड़ेगी कि मैं तो लड़ रहा था, ये सरकार ही निकम्मी थी जो मुझे नहीं चुन रही और मैंने आपके लिए लड़ा। तो ये एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ डाइवर्ट होती है और वो व्यक्ति विशेष की तरफ डाइवर्ट नहीं होती है। और ये पूरे प्रदेश में आपने जितने भी उपचुनाव हैं
जो जनता के द्वारा चुने गए हैं 2017 से लेके आज 2022 के उत्तरार्ध तक जो भी हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है। एकमात्र 19 का चुनाव छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार का चुनाव था। इसका रीजन मैं आपसे चाहूंगा। चलेंगे अजय जी, आपने ठीक कहा कि गुजरात में सीधा मुकाबला उनका कांग्रेस से था, लेकिन अभी तक का जो इतिहास देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल अगर कहीं किसी राज्य में होते हैं तो उनसे पार पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होता है। जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं। आपने देख लीजिए पश्चिम बंगाल की बात कि वहां क्षेत्रीय दल से ही इनका मुकाबला हुआ और क्या स्थिति हुई, इतना तामझाम करने के बाद पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। अब जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, एक चीज तो आप समझ लीजिए, जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे उसी दिन पहला उनका एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो थानेदार हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ईमानदारी से काम करें, हमारे किसी कार्यकर्ता का या विधायक का दबाव स्वीकार न करें। ये उनके पहले था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इनका विधायक थाने पे जाने से हिचकता रहा, किसी सही आदमी को छुड़वाने की हिम्मत नहीं करता रहा। और यही वजह थी जो आशुतोष जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में शायद संसदीय इतिहास में यह पहला मौका रहा होगा जब सत्ता पक्ष के ही 150 विधायक धरने पर बैठे हो। आज स्थिति क्या है? सही बात यह है कि विधायक आप डीएम के यहाँ जाने में हिचकता है कि पता नहीं डीएम उसका किस तरह से अपमान कर रहे हैं। नहीं ठीक है, जो परिस्थितियां हैं मैं वही कह रहा हूँ। अजय जी सवाल ये उठता है, आपने कहा कि 89 के बाद से कोई भी सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं हुई, और लेकिन यही हालात तो देश में भी थे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी रिपीट नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने इतिहास रचा, दो बार बहुमत की सरकार बनाई। गुजरात में मोदी रिपीट होते रहे, केशुभाई पटेल रिपीट होते रहे, वहां की परिस्थितियों में और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में भिन्नता है। वहां सीधी लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से गुजरात में रही है, और कांग्रेस पार्टी के और भी कई कारण से, जिस तरह वहां पटेलों को महत्व न दिया जाना और बहुत सी चीजें थी, मोदी जी ने या केशुभाई पटेल ने या चिमन भाई पटेल ने पटेल समुदाय को वहां यूनाइट किया। कांग्रेस वहीं पर धोखा खा गई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में, यहाँ देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, 1989 से कांग्रेस गई है, उसके बाद से किसी भी पार्टी दोबारा रिपीट नहीं हुई है, एक बार छोड़ करके। नहीं, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ अजय जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से पार्टियां रिपीट नहीं हो रही हैं, लेकिन यही हालात कमोबेश दिल्ली में भी थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दोबारा सरकार नहीं बनाई, लेकिन मोदी जी ने यह करिश्मा करके दिखाया ना, इतिहास में 2 बार लगातार बहुमत की सरकार बना के दिखाई। जब सरकार बनाने की बात आई उस समय मोदी जी ने सबसे पहला फार्मूला दिखाया गुजरात मॉडल, और वो विकास का मॉडल दिखा करके लोगों को कहा 15 लाख देने की बात, सारी चीजें वो अलग की बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 5 साल किया, परफॉर्मेंस दिया, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिया, और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, सारी चीजें, देश की जनता उनके बहाव में आई और उसने दोबारा मोदी जी को बनाया। मोदी के चेहरे पर या चुनाव होगा योगी के चेहरे पर, सवाल फर्क है, योगी के चेहरे पर ही अगर चुनाव लड़ा गया तो क्या परिस्थिति होगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात आपकी अजय जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ जो चुनाव लड़ा जाएगा वो योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पीछे मोदी जी खड़े हुए। आशुतोष जी, ये बात सच है कि योगी जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पीछे पूरी कवायद और पूरा चेहरा मोदी जी का होगा। जो केंद्र की जो सरकारें, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिपीट नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ही कितनी बार बनाई है केंद्र में?
पिछले 70 साल में 13 दिन की एक सरकार रही है और 5 साल की एक सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही है। तो मुझे लगता है कि केंद्र में सही मायने में पदार्पण तो इस बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी का 2014 में। लेकिन भाजपा ने इतिहास तो बना दिया ना, इतिहास तो रच दिया अशोक जी। ये अगर किसी को दिया है तो उसमें कोई बात नहीं। 10 साल पहले कांग्रेस और यूपीए की सरकार भी लगातार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रही है, आप उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और जबकि बीच में कई बार वो तो चूंकि लगातार अशोक जी कांग्रेस तो लगातार 70 साल से सरकार बनाती रही, 65 साल तक, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ की भाजपा ने इतिहास रचा, 2 बार लगातार बहुमत की सरकार बनाई। ऐसा भी था कि मात्र जो है 4 सालों में 6 प्रधानमंत्री आ गए थे। एक समय लगातार विश्वनाथ प्रताप सिंह जो आए, उसके बाद चंद्रशेखर जी आए, उसके बाद आके गुजराल जी आए, गौड़ा जी आए। तो अस्थिरता के बाद से 10 साल लगातार मनमोहन सिंह ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं माने, जिनके नाम पे हम चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने भी 10 साल सरकार बनी है। तो हम क्यों ना माने कि भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल कर सकती है और इसमें कोई अजूबा नहीं है। पहली चीज तो इस बात को समझना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश की, आपने योगी और मोदी की बात कही, मुझे पता है और आप सबको पता है, जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितने विश्लेषक हैं, कि पिछले 3 महीनों से दिल्ली और लखनऊ दरबार के बीच में जो खींचातानी चल रही थी, उसका नतीजा कहीं ना कहीं संघ को बीच बचाव करने लगा। अब स्थिति ये है, तो सब स्मूथ हो गया ना आशुतोष जी। बिल्कुल प्रदीप जी, ऐसा स्मूथ हो गया। अगर किसी में इतनी स्मूथनेस थी तो कोई इतनी ऐठन के बाद 4 दिन तक दिल्ली में बैठ के सुबह शाम चक्कर क्यों लगाता है? और एक टिपिकल तरीके से पहले फोटो गायब की जाती है चेहरों पे, उसके बाद लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं संघ ने एक बहुत बीच बड़ी सुलहबाजी करी है। लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज की डेट में एक लड़ाई दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में तो है ही, कि 2022 के बाद क्या होगा, आगे का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या होगा। एक लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर है। उत्तर प्रदेश सरकार के हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री और एक मिनट प्रदीप जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव देव मौर्य के बीच के घरों की दूरी जो मुश्किल से 100 मीटर की थी, उसको पाटने में 4.5 साल लग गए और एक शादी का हवाला देके एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन हुआ क्या, अभी हाल में पिछली बार अभी नड्डा जी आए थे, नड्डा जी लखनऊ आए, लखनऊ में उप मुख्यमंत्री उनके साथ में दिल्ली से आए और उन्हीं के साथ वापस चले गए। पहले दिन बैठक वो रहते नहीं है आशुतोष जी। लेकिन कब यहाँ पर आशुतोष जी, यहाँ पर कम से कम सब कुछ सामान्य हो गया। संघ ने सही दोनों के बीच में सुलह करवा दिया, लेकिन आपके यहाँ तो आज तक सुलह नहीं हो पाया है। मुश्किल ये भी है ना है कि हमारे यहाँ सुलह नहीं है। जब हमारे वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने खुले मंच पे इस बात को बोला है कि समाजवादी पार्टी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रही बात जिसकी तरफ आपका इशारा है माननीय शिवपाल यादव जी की तरफ, उनकी सीट पे समाजवादी पार्टी कोई भी कैंडिडेट नहीं लड़ाने जा रही है। अभी हाल ही बीबीसी के एक इंटरव्यू में उन्होंने और स्पष्ट किया कि अगर हमको लगता है या हमारे विधानमंडल दल के लोगों को लगता है कि माननीय शिवपाल जी की पार्टी से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो निश्चित तौर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीत सकता है और समाजवादी पार्टी वहां पे नहीं जीत सकती है, तो हम उसको भी देंगे मान्यता। तो हमारे पास सुलह, मतलब कि आप लोगों ने भी फार्मूला निकाल लिया है, हमारे पास है और उसको हम पब्लिकली अभी नहीं करना चाहते, समय के साथ बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी इन उलझनों में पड़ना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुद्दे बहुत साफ हैं। हम जनता के पास उन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे जिन मुद्दों से हमने 2012 में अपने काम किए थे। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, ये हमारे पहले। जी ठीक बात है, ठीक है आशुतोष जी। मुद्दे तो खैर अलग है, अभी हम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम फार्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे और उनका भी ओपनिंग कमेंट लेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या?
यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब का रुख करेंगे। जैन साहब कैसे करेंगे यूपी में फार्मूला हिट गुजरात का, क्योंकि गुजरात 4 करोड़ का प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का। ये है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियां होती हैं और जिस प्रकार से जब लोकसभा का चुनाव होता है मुद्दे अलग होते हैं। वोटर वही होता है लेकिन मुद्दों के आधार पर वोटर अपने प्रत्याशी को चुनता है और बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। वैसे ही अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं और उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। ये सोच लिया जाए कि इस प्रदेश में हम इस तरीके से चुनाव लड़े थे, सेम कंडीशन में चीजों के आधार पर हम दूसरे प्रदेश में चुनाव जीत लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर एक प्रदेश की स्थितियों के साथ साथ हर प्रदेश की जनता की मांगे अलग अलग होती है और जनता को उन चीजों को संतुष्ट करने के लिए उसमें से हम चीजें कर पा रहे हैं, कहाँ से हम बजट तैयार करेंगे, क्या करेंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही घोषणा पत्र भी तैयार होता है। अगर 2017 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें कही उसमें से लगभग 95% अपने घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप देखिए जैसे 36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा था वो पहले ही 36,000 करोड़ रुपए का अपने पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करके एक बड़ा काम किया और बिना केंद्र की सहायता लिए। केसी जैन साहब ठीक है, काफी विकास के काम हुए हैं, लेकिन अभी हम फार्मूले पर बात कर रहे हैं। ये जो गुजरात का फार्मूला है ना, वो 4 बार गुजरात ने आपकी सरकार बनवा चुका है। दूसरी बड़ी बात है
यही गुजराती फार्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपनाया गया और कई अन्य जगह पर इसको अपनाया गया। यूपी में भी इसको अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। आप देखिए कि इस कोविड काल में माननीय ब्रजेश पाठक जी रहे हों, माननीय कौशल जी रहे हों, सांसद जी रहे हों, तो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ये संवैधानिक अधिकार है कि हर एक विधायक को, हर एक सांसद को, हर एक मंत्री को अगर उसको कहीं पे आपत्ति है तो खुल करके मुखर होकर के बोल सकता है। और जिन लोगों ने काम नहीं किया या जिन लोगों के क्षेत्रों से लगातार शिकायतें रही हैं, जिन लोगों ने, जिन विधायकों ने अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी है, तो क्या उनको बार बार अवसर मिलना चाहिए? यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर और जैन साहब, सवाल ये भी है, आपके तमाम विधायक पहले ही नाराज हैं। आशुतोष जी कह रहे हैं करीब 150 विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। का जो आंतरिक संविधान है वो इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपको कोई आपत्ति कर सकते हैं। कांग्रेस की तरीके से यहाँ पर नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी के बजाय और कोई अध्यक्ष का पर्चा भर देगा तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला नहीं चलता है। और ना तो यहाँ पर ये फार्मूला चलता है कि लगातार कहीं परिवार के ही लोग अध्यक्ष बने रहें, परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री। जैन साहब सवाल ये है, आपकी पार्टी कह रही है कि हमने जो सर्वे कराया और सर्वे और भी आगे हो रहे हैं, उसमें से करीब 35 से 40% लोगों के टिकट काट देंगे। दूसरी तरफ तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि हम खुद ही पार्टी छोड़ने के मूड में हैं क्योंकि यहाँ काम करने का मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। अवसरों की कमी नहीं, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं पहले से इस विचारधारा पे हैं कि केवल हम विधायक बन के बैठ गए हैं, अब हमें ना तो कार्यकर्ताओं की सुध लेनी है ना जनता की सुध लेनी है, तो जिन लोगों का फीडबैक कहीं ना कहीं बहुत खराब आ रहा है, या ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है, आप देखिए बाराबंकी के जो सांसद हैं और भी कई सारे सांसद हैं, तो जब ये लोग लोकसभा के लिए चुने गए, सीटें खाली हुई, तो वहां पे विधानसभा के लिए दूसरे प्रत्याशी उतारे गए। तो ऐसे में अभी आप देखिए कि मंत्रिमंडल में, के मंत्रिमंडल में कई लोगों को हटाया गया। सवाल खड़े हो रहे थे उसमें। एक सवाल ये भी है कि आपके तमाम विधायक, जैन साहब, आपके कई विधायक और मंत्री दूसरे पार्टियों के संपर्क में हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव के दरमियान तो इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। तो जो लोग राजनीति में केवल सत्ता की मलाई काटने के लिए आए हैं, केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आए हैं, जिनका जनता से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, जो सेवा के भाव से राजनीति में ना आकर के केवल और केवल राज सत्ता का भोग करने के लिए आए हैं। नहीं तो जब 2017 में आप टिकट दे रहे थे इनको, उस समय आपको नहीं समझ में आया था क्या जैन साहब कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों की तरफ ताक रहे हैं या दूसरी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ ताक रहे हैं? तो देखिए, ये तो जब जिस समय चुनाव आता है, इस समय कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जी। लेकिन हम जनता के बीच में काम के आधार पर जाएंगे। हमने जो विकास किया है, हमने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है जी, हमने जो तमाम सारे खूंखार अपराधियों का इनकाउंटर किया है और जनता को उनके भय से मुक्ति दिलाई है। बात है, विकास के काम पर जाएंगे केसी जैन साहब। ठीक है, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। और आपसे भी यही समझना चाहेंगे क्योंकि आपकी सीधी लड़ाई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से थी, आप वहां पर उनको 4 बार नहीं रोक पाए। हालांकि ये अलग बात है कि आपने सेंचुरी बनाने नहीं दी, 99 पर रोक दिया था। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या गुजराती फार्मूला हिट होगा? उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पूरी तरीके से समाप्त कर चुकी है। चुनाव का इंतजार जनता भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी ताकत के बारे में पता है कि अब उनके विधायकों की जनता के बीच में कोई पूछ नहीं है। लगातार विधायकों को अपमानित होते आप मीडिया की खबरों में देख रहे हैं। कोरोना मिसमैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार की आक्रामकता और योगी जी का जो अहंकार है, उसको लेकर विधायकों द्वारा लगातार अपमानित हुई है जनता, और विधायक ही खुद अपमानित हुए हैं। जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, कोई भी विधायक मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता है, अपनी मांगों को पूरी नहीं करवा पाया। एक भी क्षेत्र की स्थानीय स्तर पर जो मांगे होती वो पूरी नहीं हुई।
अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने आप को देख रही है कि उसके ये मौजूदा विधायक अगर जनता के बीच में जाएंगे तो सीधे सीधे उनको जनता नकार देगी। और जब वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपमानित कर रही है, लगातार अपमानित होते हुए खबरें आ रही है, तो वो मत पेटियों और बैलेट में कहा उनको जिताने जा रही है, ईवीएम में कहा जिताने जा रही है। विकास जी सवाल ये उठता है जी, ये पूरी तरीके से साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जनाधार और मुख्यमंत्री अपना अस्तित्व खो चुकी। विकास जी सवाल ये है, आपने सीधी लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी ने सीधी लड़ाई लड़ी थी गुजरात में, लेकिन सफलता नहीं मिली। कोशिश आपने बहुत की थी, मंदिर मंदिर गए थे, मठ मठ गए थे, लेकिन वो फार्मूला नहीं चला था आपका वहां पर। उत्तर प्रदेश जी 20-22 थे, इसके बावजूद गब्बर सिंह टैक्स पे राहुल जी ने इनको घेरा, और उस टैक्स को घेरने पे क्या हुआ, एक थोड़ी सी चूक हो गई। जहां उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उनका जिस तरीके से लोगों ने अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया, उनका रोड शो खाली था योगी जी का, और उनसे बात तक कोई करने को तैयार नहीं था भारतीय जनता पार्टी के मुख्य यशस्वी मुख्यमंत्री से। पर जब समय आया गब्बर सिंह टैक्स का, जो 22% 21% तक था, उन्होंने इलेक्शन के 2 दिन पहले उसको 18% पे लॉक कर दिया, जिससे उत्तर प्रदेश के वासी जो वहां पर काम कर रहे थे फैक्ट्रियों में, उनको थोड़ा सा जीने का सहारा मिला। तो अभी तो और शहर की अभी भाजपा के पास में बहुत सारी चीजें बची है ना विकास जी। यूपी में सरकार है, केंद्र में सरकार है, बहुत कुछ दे सकते हैं अभी। 4 महीने में भी 3 महीना पहले सब कुछ खेल खत्म हो चुका है। 3 महीने केवल इंतजार हो रहा है कि सरकार का आचार संहिता और ये सब चीजें लागू हो जाए, फिर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आपको जनाक्रोश देखने को मिलेगा। ये चुनाव केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बीजेपी को सबक सिखाने का समय है ये जी। केसी जैन साहब, गुजरात में आपकी लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी से थी, कांग्रेस से थी, और कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी थी। आपने वहां पर 2 दशक तक राज कर लिया, लेकिन यूपी का मामला एकदम जुदा है। यहां पर 2 क्षेत्रीय दल हैं, कैसे निपटेंगे आप इनसे? तो यह है कि पहली बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया, लेकिन इनको दोनों लोग मिलकर के भी सैकड़ा नहीं पार कर पाए, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। आवाज नहीं आ रही जी। आ जाएगी, बहुत आ जाएगी, और गुजरात फार्मूला नहीं काम करेगा। तो देखिए, गुजरात के फार्मूले पे हम वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता के बीच में अपने कम के आधार पर जाएंगे, कोई फार्मूले की बात नहीं है, सीधी सादी बात। जैन साहब, जो कुछ चीजें रह गई हैं, जो आप वादे पूरे नहीं कर पाए, कुछ जो लोगों में नाराजगी है, उन नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? वो विधायकों का टिकट तो काटना ही पड़ेगा ना। पूरे होने की बात है। 95% से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें थी उनको किया है, और तमाम सारे अलग से काम किए हैं। जब इसके में लगता है जैन साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, ये जो इतिहास दर्शाता है कि जहां जहां क्षेत्रीय दल रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलात पेश आए हैं। क्या कहते हैं, ये बात आपके पक्ष में जाती है? जब भारतीय जनता पार्टी 1:1 पे खेलती है तो वो मुंह के बल गिरती है। ये आप कहीं भी देख लीजिए, इनका इतिहास है जब से इनकी पार्टी बनी। परेशानी तब होती कि भारतीय जनता पार्टी अपने पॉपुलर वोट से ज्यादा विपक्ष के बिखराव की वजह से शायद वो अपनी चीजों को अपनी तरीके से पेश कर पाती है।
जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका सीधी सीधी टक्कर हो रही थी, जहां पे कांग्रेस भी गठबंधन में थी, वो चुनाव भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस लगभग लगभग जीत चुके थे। दोपहर के 1:30 बजे के बाद क्या घटनाक्रम हुई वो पूरे देश ने देखा। जब बंगाल का चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर थी और दुनिया जहान की इन्होंने गणित लगा ली, हिंदू मुस्लिम कर दिया, देश को खतरे में कर दिया, लोगों को खतरे में डाल दिया। ऐसे लग रहा था बांग्लादेश आधा बंगाल खा जाएगा, बंगाल के अंदर चला आएगा, लेकिन वहां का मैंडेट इनको क्या हुआ समझ में आया। रोहिंग्या आने लगे आशुतोष जी। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी आज समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के साथ बैठी हुई है और हमारे साथी प्रवक्ता अभी जो में बता रहे थे कितने दो मिलके भी नहीं वोट पा पाए। मैं आपको बताऊं, जब 2012 का चुनाव हुआ था उस समय समाजवादी पार्टी 224 सीटें जीत के लगभग 30% वोट और 2.25 करोड़ का पॉपुलर वोट लेके प्रथम नंबर पे थी। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आशुतोष जी आप एक बात भूल रहे हैं कि आपका वोट प्रतिशत घट करके 25% पर आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 40% था। पहले तो 15% ये मेकअप करना पड़ेगा आपको। प्रतिशत है वो 39.6, मतलब लगभग 40% आ गया है और सीट 312 आ गई। मैं इस बात को मानता हूं कि इन्होंने लगभग दुगने से ज्यादा की वोट प्रतिशत लिया है। अब इस उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को ये समझना है और वो समझदार है। दो पिछले चुनाव को देखे, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको स्ट्रांग करना है। उसकी क्या रणनीति जनता को बनानी है, हम लोग तो बनाएंगे, जनता को समझ में आना है। नहीं, जनता तो मूड बनाएगी ना सर, रणनीति तो आपको बनानी है। आप ये भी बता दीजिए कि किस किस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपका आरएलडी के साथ आपका गठबंधन ऑलरेडी है। जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने खुद कहा कि जिन विधायकों का फीडबैक खराब आ रहा है, मतलब ये मानने को तैयार हो गए हैं कि 150 विधायकों का फीडबैक खराब आ रहा है। मतलब ये मानने को तैयार है कि ये वो विरोधी लोग हैं जो विरोधी लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ जिसने चोट दी है उसकी सीट गई। दूसरी बात ये हमको बताए, सेंट्रल मिनिस्टर जो है जो काम करेगा उसको सीट मिलेगी। तो 2 साल से 2019 से लेके 21 तक क्या अनुप्रिया पटेल काम नहीं कर पा रही थी या कौशल किशोर काम नहीं कर पा रहे थे? तो ये बात भी जनता बहुत स्मार्ट हो गई, वो भी समझती है। और 7 बार के एमपी अगर संतोष गंगवार को बिना बताए हटा दिया जाता है और हारी हुई एमपी स्मृति ईरानी को पहले दिन से कैबिनेट में रखा जाता है तो देश उसको भी देखता है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, बात इन्होंने संकल्प पत्र की बात की। देखिए मैं आपके सामने संकल्प पत्र भी इनका दिखा देता हूं। इसका पहला पन्ना है और इसके पहले पन्ने में मैं सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ूंगा। कृषि विकास का बने आधार सारे। तो जी आज हम उस पर संकल्प पत्र पर बात नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के फार्मूले पर बात करें। माफ करिएगा, दोबारा से आपके पास आऊंगा। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, नहीं आशुतोष जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम जी किसान हिंदुस्तान में दिल्ली बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बैठे, ये हमारा अलायंस है। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, स्थिति आपको पता है, ये हमारी अलायंस है। एनसीपी शरद पवार भी आपके साथ क्या अलायंस कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी क्या आपके साथ में आएंगी क्या? जहां तक जो अलायंस हमारे साथ में है वो चौहान पार्टी है, वो महान दल है, वो राष्ट्रीय लोक दल है और ये घोषित है। इसके अलावा जो है शिवपाल जी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अभी एक सीट पे हमारी जो है बातें हो गई, ये घोषित है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि 1-2 ऐसे दल और भी हैं आपकी भी नजर में होंगे जिनसे बात चल रही है। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है आशुतोष जी। अजय जी के पास। अजय जी, आपको क्या लगता है कि यूपी में वैसे जैसे बंगाल की बात करें या दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक क्षेत्रीय दल था। उत्तर प्रदेश की बात एकदम जुदा है, यहाँ पर 2-2 और क्षेत्रीय दल हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ नए समीकरण पैदा होंगे? प्रदेश है। अब अगर किसी ने एक ब्राह्मणों को दाना डालने की बात की तो दूसरा भी उसी रास्ते पर आ गया। क्षेत्रीय दलों की यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। ये क्षेत्रीय दलों की स्थिति गुजरात में नहीं रही। गुजरात में सीधे सीधे कांग्रेस और
भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला हुआ। लेकिन अब जब क्षेत्रीय दल यहाँ हैं, जातीयता है, जातीय दल बने हुए हैं, बहुत से अपना दल जैसे लोग हैं, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान 2022 के चुनाव में होगा। एक सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक बात कह दूं कि इनका आवाज चली जी अपना ऑडियो खोल लीजिए अजय जी। हेलो जी आप अपनी बात रख लीजिए अजय जी। वाला ही है जी आ रहा हूँ विकास जी आपके। बैटरी लो हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, अब ये समझिए 4.5 साल तक विभिन्न आयोग खाली पड़े रहे, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अनुसूचित जात जन आयोग हो, ये सारे खाली पड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें समायोजित नहीं किया गया। अब 6 महीने जब रह गए तो कर दिया है ना सर, लोग जनता भूल जाएगी और लोग उन्हीं को देखें, उन्हीं की तरफ ध्यान देंगे। उसकी कुंठा जो है, उसके काम नहीं हुए, वो परेशान रहा है, तो कार्यकर्ता ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक करें अजय जी, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक करें अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा विकास जी का रुख कर लेता हूं और फिर जैन साहब के पास चलेंगे। विकास जी क्या करें कि इनका कार्यकर्ता ही नुकसान पहुंचाएगा, आपके लिए तो ये बड़ी खुशखबरी के रूप में नजर आ रही होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी के साथ लोग कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन, अपना समय देते हैं, अपना पूरे बच्चों के सपने मिटा देते हैं, उस पार्टी के ही नेता लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की इतनी घोर अपेक्षा किया पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद। कोरोना मिसमैनेजमेंट में आपने देखा कि विधायकों को तरसना पड़ा है ऑक्सीजन, दवाई और अस्पताल और सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए। अब विधायकों ने अगर अपने किसी परिजन की या मोहल्ले के लोगों की किसी की मदद करना चाहिए, क्षेत्रीय लोगों की, तो मदद नहीं कर पाए। आपने देखा 2-2, 3-3 विधायकों की मौत हो गई कोरोना में, तमाम 2-3 मिनिस्टर्स की मौत हुई है। और सरकार को चेहरा बदल देने से, आप गुजरात मॉडल लगा देने से ये डेंट नहीं क्लियर होने वाला, क्योंकि परसेप्शन जा चुका है। कुछ भी करिए, आप सीधा का साफ कर रहे हैं कि अगर 40% विधायक हटा भी दिए जाते हैं तो भी परसेप्शन चेंज नहीं होगा, आप यही कह रहे हैं क्या? है कि 40% सीटें तो ये हार गए ना, वहां खत्म हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब कौन ऐसा करिश्माई चेहरा है, रॉबिन हुड कौन की पार्टी में है? एक व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम पर और विघटन के बंटवारे के नाम पर, जो सांप्रदायिकता के नाम पर अगर कुछ वोट पा सकते थे, पर अब उत्तर प्रदेश का जनमानस देख चुका है, हिंदुओं के नाम पर सरकार आई और सबसे ज्यादा कोरोना में मिसमैनेजमेंट के शिकार हुए तो हिंदू। जिन बच्चों ने अपना गुल्लक तोड़ के ऑक्सीजन के लिए पीएम केयर में पैसा जमा किया, जिनको मिलना पहले ही मिल जानी थी वैक्सीन, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय राहुल गांधी जी को आवाज उठानी पड़ी। पूरा विपक्ष जब इनकी किरकिरी होने लगी है, तो अभी पिछले 20 जून से आधे से ज्यादा सेंटर बंद है और वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। उन नौजवानों का वोट लिया और सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है 24 करोड़ के आवाम के साथ, उसका केवल इंतजार हो रहा है। केवल चुनाव का समय आने दीजिए। ईवीएम पर आप कितना भी ईवीएम सेट कर ले, इनका सारा समीकरण फेल हो जाएगा। बस केवल अब कोई भी सरकार आए, वो विकल्प के तौर पे हम कांग्रेस पार्टी वाले कहेंगे हमारी योजना बहुत मजबूत है, हम काम करने जा रहे हैं, हम लेकिन आप कहाँ ठहर रहे जी? आपको क्या लगता है कि असली लड़ाई जी का पार्टी का एक एक वर्कर उत्साह से लबरेज, और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता में विश्वास जगा है। नेताओं को लेकर जो विश्वास है वो आदरणीय प्रियंका गांधी के प्रति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 89 से पहले जो विकास की गंगा बहाई थी, वो गंगा तब से रुकी हुई है। आज 32 साल उत्तर प्रदेश बेहाल है और केवल कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मान की बात रही हो, मुख्यमंत्रियों से लेकर, मतलब गंगा रुक गई है, पानी नहीं बह रहा उसमें क्या जी? देखी गई है। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक है, वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मिंदा करने विकास जी आपके बताएंगे जी। कैसी जैन साहब कैसे पार पाएंगे? यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-2 क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश में, और विधायकों के टिकट काटने के बाद
जनता ये भी पूछेगी कि आखिर इतना प्रचंड बहुमत दिया तो आप काम क्यों नहीं कर पाए, क्यों इनको हटाना पड़ा? केसी जैन साहब आवाज मिल रही है आपको? केसी जैन साहब को आवाज नहीं मिल रही है। आशुतोष जी के रुक करते। आशुतोष जी, क्यों लगता है कि आपका असली मुकाबला आपके साथ ही है भारतीय जनता पार्टी का? जी आशुतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? मुकाबला आपके साथ, क्यों लगता है कि असली मुकाबला आपके साथ ही है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं है, अगर मैं किसी और पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन 2017 के बाद से अगर आप देखें कि जमीन पे कोई पार्टी अगर लगातार अपने मुद्दों को लगातार उठाती जा रही है, वो खाली 2021 की बात नहीं है, 2018 में, 2019 में, 2020 में, तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने ही अपने ही दम पे योगी आदित्यनाथ को, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनकी लोकसभा सांसद प्रेडिक्टरी सीट को अपने कब्जे में ली थी। समाजवादी पार्टी ने ही केशव देव मौर्य, जो कि उप मुख्यमंत्री है, फूलपुर की सीट भी अपने दम पे ली थी। उपचुनाव में हमने फिर से एक बार दिखाया कि हम अपने दम पे, अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी की चाहे कितनी महत्वपूर्ण सीट हो उसको हम लोग ले सकते हैं। हमने लगातार आंदोलनों के साथ में काम किया है, और समाजवादी पार्टी पहले भी आंदोलनों के साथ में उठी हुई पार्टी है। और आज भी जब हमारा जो है पंचायत चुनाव हुआ, जो गांव देहातों की पार्टी से निकल के आई, तो सबसे ज्यादा पंचायत जीतने वाली समाजवादी पार्टी है। और ये 45 साल में पहली बार हुआ है प्रदीप जी कि सत्ताधारी दल जनमानस के गांव देहात से। आशुतोष जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, आरएसएस जैसा बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संगठन दूसरा पार्टी का संगठन है, कैसे पार पाएंगे आप इनसे? भी था यही संगठन दिल्ली के लिए भी था, जब दिल्ली में दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाए। यही संगठन बंगाल में भी रहा, यही संगठन बिहार में भी नहीं था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था, जिसको इन्होंने पीछे दरवाजे से तोड़ा। ठीक है आशुतोष जी, समय कम है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। केसी जैन साहब, उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो क्षेत्रीय दल है, सवाल यह उठता है कि इन क्षेत्रीय दलों से कैसे पार पाएंगे आप? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि यही क्षेत्रीय दल 2017 में भी चुनाव लड़ रहे थे। वो चाहे मायावती जी लड़ रही हो, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़ रही हो, या अन्य दल, और हम पहले भी लड़े हैं इस तरीके से क्षेत्रीय दलों से। तो और अब तो हमको अवसर मिला है जनता के बीच में काम करने के लिए। हमने जो इन 4.5 सालों में या 4.5 सालों में जो काम किए हैं, आगे हमारे पास जो समय है उसमें हम जो काम करेंगे उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमसे संतुष्ट है। जब यही वो उपचुनाव होने थे, विधानसभा के उपचुनाव जो 8 सीटों पे होने थे, इसको लिटपट टेस्ट कह रहे थी यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी, यही बीएसपी, और ये लोग उत्तर प्रदेश में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। उसमें कांग्रेस अपना उसमें खाता तक नहीं खोल पाई, बीएसपी उस पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई। जैन साहब बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं जी। जैन साहब ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। जयंत साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि यही स्थिति 2017 में भी थी। 2017 में भी सारे दल थे और सबके साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबला किया और 14 साल के वनवास को खत्म करके 325 विधायक जीतने में कामयाब रहे। जो अमित शाह ने कहा था अब की बार 300 के पार, और वो 300 के पार होकर के भी रहा है। लेकिन तब से लेकर के अब तक परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और 5 साल की सरकार भी हो चुकी है, तो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी है और उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए ही गुजराती फार्मूला यहां पर लगाया जा रहा है। अब ये गुजराती फार्मूला क्या उत्तर प्रदेश में हिट होगा? क्या दोबारा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी? क्या इतिहास रच पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और हम इस चर्चा में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और